अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। पनामा लीक्स का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो अदालत उज़्मा को करना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इल्ज़ामात, उनके जवाबात का सिलसिला जारी। इसी वजह से आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर स्टैंड कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत कैसे जा रही है, सही काम कर रही है? आप हुकूमत के किस काम की बात कर रहे हैं? ओवरऑल हुकूमत किस तरीके से चल रही है, अमन व अमान के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? हुकूमत बहुत बड़े दावे कर रही है। हुकूमत ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था और वो नेशनल एक्शन प्लान पे प्रॉपर अमल नहीं हो रहा, ये वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, उनके वज़रा कहते हैं, आर्मी चीफ कहते हैं, अदालतें कहती हैं, पाकिस्तान के मीडिया और अवाम कहते हैं। अब अमन व अमान अगर बेहतर है तो आप बता दीजिए। जहाँ हम बैठे हैं लाहौर शहर में, जितनी स्ट्रीट क्राइम्स यहाँ पे बढ़े हैं, जितने किस्म की पुलिस और जितने वसाइल यहाँ फराहम किए गए हैं, लेकिन ये खाली पुलिस के बस का रोग नहीं होता कि वो चीज़ों को ताकत के ज़ोर पे, रियासती ताकत के ज़ोर पे कंट्रोल कर ले। बहुत सारी चीज़ों के अदर असबाब होते हैं, वो भी दूर करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो डेवलपमेंट का इशू है, आप अगर चंद बड़े प्रोजेक्ट्स को, चंद सड़कों को डेवलपमेंट के नाम पे कहें और उसके बगल बजाय, बड़े यकीनन वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी यूटिलिटी कितनी है, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? अगर आप लाहौर शहर के एक हिस्से में एक सड़क बना के उस पर मेट्रो बस चलाते हैं और 40-50 हज़ार लोगों का क्लेम करते हैं कि वो उसे बेनिफिट हासिल करते हैं डेली, तो कितनी कीमत है उसकी, कैपिटल कास्ट क्या है और उसकी सब्सिडी कितनी है जो आप उतने लोगों को फराहम कर रहे हैं? इतने पैसे में तो पूरे पंजाब के अंदर लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जा सकती है। इसी तरह आप मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, उसके ऊपर बड़े सीरियस सवालात हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स को, और ये भी कर रहे हैं कि आप मुल्क के एक हिस्से को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और दीगर हिस्सों में ये डेप्रिवेशन का एहसास बढ़ रहा है। ठीक है कायरा साहब, एक ये बात बड़ी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही है, कर्ज बढ़ रहा है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह मैं इस मुल्क की इकोनॉमी को फ्लरिश करता हुआ मान लूँ? अगर इसमें सी पैक का कर्ज जो 46 या अब गवर्नमेंट तो कर रही है $53 अरब का है, अगर वो भी मैं शामिल कर लूँ तो पाकिस्तान के कर्जे तो इनके दौर में 3 गुना बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, ताजर परेशान है, हड़तालें कर रहा है, किसान अपनी फसलें जला रहा है, सरकारी मुलाजम एहतजाज कर रहा है, डॉक्टर सरापा एहतजाज है, नर्सें सरापा एहतजाज है। तो क्या इसको क्या डिबेट करते हैं? एक थोड़ा सा मासूमाना सा सवाल है। आपने कहा कि मेट्रो बनाई जा रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई जा रही है, इसमें पूरे पंजाब को ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जा सकता था। सवाल ये कि पीपल्स पार्टी भी बरसर इक़्तिदार रही, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं दिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम? पीपल्स पार्टी 2000, हर गवर्नमेंट का ना अपना एक तरीका मसला होता है। जब वो गवर्नमेंट आती है तो उसको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि मुल्क को चैलेंजेस क्या हैं, आपने क्या प्रायोरिटाइज करना है। 2008 में मुल्क क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, वो उसकी प्रायोरिटीज बननी थी। 2013 में मुल्क क्या था, उसकी प्रायोरिटीज क्या बननी थी, ये तय करता। 2008 में क्या पाकिस्तान था? 2008 में पाकिस्तान ये था कि दहशतगर्दी फैल रही थी, पाकिस्तान चौकड़ रहा था। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलहदगी की आग लगी हुई थी, सेंट्रिस्ट निज़ाम बना हुआ था, आइन के तहत सूबे एक जगह इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था। दुनिया में माली बहरान आ गया 2008 के एंड पे और उसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, दुनिया की एपिटाइट कम हो गई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए थी, जो बढ़ाना ज़रूरी था, बावजूद इन तमाम बहरानों के हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क होते हुए गंदम, चीनी, दालें बाहर से मंगवा रहा था। पाकिस्तान के अंदर महंगाई इंतहाई बढ़ रही थी और आम आदमी का जीना मुश्किल था। उस हालात में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती? नंबर 1 कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर, सिक्योरिटी के इदारों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को कंसोलिडेट करते, दहशतगर्दी की जंग से आज़ाद कराते। तो हमने 3 महीने के अंदर अंदर सवात, मालाकाट, बाजौड़, वज़ीरिस्तान जो दूसरा हिस्सा है, इनको 3 महीने में आज़ाद कराया। 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के 30-35 लाख लोग जो घरों से बेघर थे, अपने घरों में आबाद किए। दहशतगर्दी की जंग में कामयाबियों का अमल शुरू हुआ। ठीक है, ये दहशतगर्दी एक पहले सुनिए, ये एक ग्राफ होता है, ये एक स्विच ऑन ऑफ नहीं होता दहशतगर्दी का कि एक गवर्नमेंट आई उसने स्विच ऑफ कर दिया तो दहशतगर्दी बंद हो गई।
आपने उसकी इंतहा की तरफ जाते हुए अमल को रोक के टेपर ऑफ कर दिया। और इस गवर्नमेंट को हमने एक बेहतर पाकिस्तान दिया, बलूचिस्तान, हमने एक स्टेबल बलूचिस्तान। 2008 में बलूचिस्तान की सारी जमातें बायकाट करके बैठी हुई थी। 2013 में सारी जमातों ने इलेक्शन में बायकाट खत्म करके हिस्सा लिया और इंटीग्रेट हुआ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों को आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के ज़रिए, NFC के ज़रिए, 18वीं तरमीम के ज़रिए इख्तियारात दिए, वसाइल दिए, सो पाकिस्तान को इंटीग्रेट किया। हमारे सामने चैलेंज था कि दुनिया में पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था और उस वक्त कोई मुसलमान मुल्क भी हमारे साथ खड़ा होने को तैयब साहब, आपकी बातें सुने, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हैं अपनी जमात को, इसका आपको क्रेडिट देना चाहिए। आपकी बातें सुने तो लगता है कि पीपल्स पार्टी का दौर एक आइडियल दौर था, बहुत अच्छा दौर गुजरा, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है इलेक्शंस का, क्योंकि इलेक्शन से ही आपका एहतसाब होता है, सियासी कारकुन है, इलेक्शन का रिजल्ट मुख्तलिफ आता है, सेटबैक क्या था, क्या वजह थी कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीती? अच्छा, पहली बात तो ये देखिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या ये फर्जी है या मैं अजम्पशन की बुनियाद पे कह रहा हूं या माजी में ऐसा हो चुका है? अब तो गुजरा हुआ वक्त है ना, तो क्या ऐसा हुआ? लेकिन आपके मुखालफीन नहीं एडमिट करते। देखिए ना, मैं कुछ बातें आप उनके सामने रख लीजिए, उनको मेरे सामने बिठा लीजिए। क्या दहशतगर्दी पे हमारे दौर में काबू पाया गया कि नहीं? क्या हमने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया कि नहीं? क्या हमने गिलगित बल्तिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को उनकी शनाख्तें दी कि नहीं? क्या हमने गिलगित बल्तिस्तान को सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया कि नहीं? क्या हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया कि नहीं? क्या हमने पाकिस्तान को गंदम में, चीनी में खुद कफील करके एक्सपोर्टेबल बनाया कि नहीं? क्या आलमी बहरान के को फेस करते हुए बावजूद इसके हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी कि नहीं? क्या पाकिस्तान की जो रेवेन्यू रिसीट्स थी हमारे दौर में डबल हुई कि नहीं? ये बातें वो हैं जो मैं तो छोड़ दी है ना, मैं तो चले जो हूँ। 2 बड़े फ्लड्स आए, पाकिस्तान का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होकर रह गया, क्या हमने उसको बेहतर तरीके से टैकल किया कि नहीं? क्या ये हमारे दौर के इश्यूज नहीं थे? सो अगर ऐसा था तो हमने पाकिस्तान के उन इश्यूज को एड्रेस किया। और ये भी ज़हन में रखिए कि जब हमारी गवर्नमेंट आई उस वक्त एक डिक्टेटर मुल्क का सदर था, उसकी मर्जी की अदालतें, उसकी मर्जी के जज, उसकी मर्जी के जर्नैल, उसकी मर्जी की सियासी जमातें उसके साथ थी। इस सारे अमल से भी जान छुड़ाना ज़रूरी था और हमारे पास सिर्फ 126 सीटें थी। सबसे बड़ा सूबा हमारे खिलाफ तलवार लेके खड़ा था, कभी पेट फाड़ देंगे, कभी फांसी लटका देंगे, कभी जीपों के पीछे बांध के घसीटे के किनारे लगा रहा था। उन हालात में हमने गवर्नमेंट चलाई है, हमारे पास कोई अक्सरियत नहीं थी। सो ये वो हकायक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो 2+2 की तरह है ना। अगर ऐसा हुआ तो मेरी बात दुरुस्त है, अगर ऐसा नहीं हुआ फिर वही सवाल, इलेक्शन में वोट क्यों नहीं बढ़ा? अब इलेक्शन में रिजल्ट, इलेक्शन के वोट, इसकी 2 वजूहत हो गई। एक वजह तो ये निकली कि जो आरोज का इलेक्शन इमरान खान ने भी कहा, हमने भी कहा, वो वाज़ेह तौर पे हमारा मौक़िफ़ वो भी है। दूसरा, जब 5 साल अगर एक मीडिया एक जमात के साथ मिलके 4 साल कम से कम वो आपको ड्रम बीट करे और फिर उसके साथ जो सबसे बड़ा काम ये हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो अगर बैठ के अदालत के अंदर, और चीफ जस्टिस भी वो जो एक तहरीक के सूरत में अवाम का हीरो हो, अवाम का सेवियर समझा जाता हो। ये बाद में अलग बात है कि वो उनकी असलियत सामने आ गई कौम के, लेकिन उस वक्त वो कौम के हीरो थे। कौम ने बहाल कराया था, एक मूवमेंट चली थी और वो उनको एक आमर के सामने खड़ा होने वाला हीरो अपना समझ रहे थे। मैं भी समझ रहा था, मैं भी उस तहरीक का हिस्सा रहा, मेरी जमात भी रही। सो जब वो रोज बैठ के अदालत के अंदर स्ट्रक्चर पास करेंगे, वज़ीरा को बुलाएंगे, सेक्रेटरियों को बुलाएंगे, अटॉर्नी जनरल को, और वो रोज बैनर हेडलाइन लगेंगी, उनके अदालतों के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी, यानी मैं बतौर वजीर उनकी अदालत में फ़ोन लेके नहीं जा सकता था, बट वहाँ सहाफ़ी बैठे कानों में सामने वो एयरफोन लगा के और टेलीफोन से मैसेजेस कर रहे होते थे, वो देख रहे होते थे सामने। तो ये जो कनाइवेंस बना हुआ था अपोजिशन, मीडिया के कुछ खास हिस्से और चीफ जस्टिस साहब, इसने जो एक इंप्रेशन खड़ा किया कि पीपल्स पार्टी ने तो मुल्क बर्बाद कर दिया। यानी हमारे वो सारे काम जो पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लेके मुल्क को कंसोलिडेट किया, इसको बांधा, उसको भुला दिया गया। और क्या परसेप्शन क्या खड़ा किया, पीपल्स पार्टी के मुल्क में बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुआ जी? वो जी रेंटल पावर में खा गए, मुल्क तबाह कर दिया मुल्क को। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई रेंटल पावर तो 2012 के एंड में उसका तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। उसका नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि गवर्नमेंट ने जो पैसा एडवांस किया था उन कंपनीज को 2012 के एंड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बदौलत, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के फैसले की बदौलत, वो सारे एग्रीमेंट जो रेंटल पावर के थे वो कैंसिल हो गए। वो सारा पैसा वापस खजाने में जमा हुआ सिवाय एक कंपनी के, और उसके ऊपर 14% सालाना सूद दिया गया।
तो अगर तो ऐसा है कि डेंटल पार्क के सारे पैसे वापस जमा हो गए और 14% सूद भी मिल गया, तो ना कौमी खजाने को कौन सा नुकसान आ गया, हमने कहां से पैसा लूट लिया, मुल्क कहां से बर्बाद हो गया, महंगी बिजली कहां से आ गई, ये एक मफरूजा था। इसी तरह लेकिन लोगों के जहनों में इतना ड्रम बीट हुआ, मीडिया ने भी किया कि आज भी लगता है कि हाँ पीपल्स पार्टी ने तो डेंटल पावर में मुल्क को तबाह कर दिया पकड़ के। हालांकि डेंटल पावर में मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात, प्रोजेक्ट ही नहीं लगे, पैसे वापस आ गए, तो नुकसान क्या हो गया भाई? नुकसान तो ये हुआ, एक मिनट रुकिए, नुकसान ये हुआ कि अगर रेंटल पावर के मंसूबे लग जाते तो महंगी बिजली इसलिए होती कि उस वक्त आलमी मंडी में तेल के नरक जो थे वो $145 पे थे, जिस पे ये कैलकुलेशन करते थे। अगर $40 या $50 पे रेट आ गया था तेल का, अगर इस रेट पे रेंटल पावर के मंसूबों को लेके तेल दिया जाता तो आज के रेट पे बिजली फराहम हो रही होती और लोड शेडिंग ना होती। तो नुकसान हुआ है उस पॉलिसी का, वो तो 3 साल या 5 साल की पॉलिसी थी, लेकिन चले छोड़िए। बट कौम का क्या नुकसान हो गया? लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे, मीडिया भी कह रहा था, हमारी मुखालिफ जमात भी कह रही थी कि बस ही लुट गए। दूसरा एक इशू आया कि पाकिस्तान में गैस की कमी है, उसकी शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए LNG लानी पड़ी। तो LNG का क्या तरीका था? नेगोशिएशन शुरू हुई, एक कंपनी के साथ अभी गुफ्तगू हो रही थी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, वो कंपनी भाग गई। कहा क्या गया और बड़ा ड्रम बीट हुआ, इस पे प्रोग्राम हुए, लोगों के जहनों में ये बात रासख हो गई। मीडिया ने इस पे इतना ड्रम बीट किया, एक खास मीडिया ने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से डंडा था कि जनाब वो उन्होंने स्टे ऑर्डर किया हुआ है। क्या इशू था कि जी इन्होंने $2 अरब खा लिए, यानी कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई मुआहदा लिखा नहीं गया, कोई प्रोजेक्ट लगा नहीं है कि अगर गैस के जो मैं कह रहा हूं इसको जरा वैल्यूएट कीजिए। आपके पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड है इसका, अब निकालिए, उस रिकॉर्ड को देखिए। तो ये जो परसेप्शन था, इस परसेप्शन ने बुनियादी तौर पे हमारे कारकुन को भी और हमारे पाकिस्तान के अवाम को भी ये तासर दिया कि पीपल्स पार्टी तो मुल्क बर्बाद कर दिया। वो भाई किस में बर्बाद कर दिया? क्या पावर्स को ठीक करके, क्या दहशतगर्दी को कंट्रोल करके, क्या बलूचिस्तान को इंटीग्रेट करके, क्या पाकिस्तान की ज़राअत को खुद कफील करके, क्या दुनिया में पाकिस्तान के दोस्तों को इकट्ठा करके पाकिस्तान बर्बाद कर दिया हमने? क्या हमने इस मुल्क के मुलाजिम की तनख्वाहों में 135% इजाफे करके कि मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू करके, क्या इस मुल्क के हज़ारों नौजवानों, लाखों नौजवानों को, उनके रोजगार को, मुलाजमतों को कंफर्म करके हमने जुल्म किया इस मुल्क के साथ? सर आप अभी ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्ट ऑफ मीडिया और जुडिशरी आपके खिलाफ थी और वही फैसला बना कि आप इलेक्शन हार गए। हाँ। अब पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है। अभी आप तहरीक चला रहे हैं, आपने कहा करप्शन के खिलाफ बाहर निकलेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आगे, बिल्कुल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है ताकि तफसीली बात हो जाए। लेकिन ब्रेक बाद वापस आते तो कायरा साहब से मैं इससे पहले सवाल में कह रहा था कि बिलावल भुट्टो अब प्रैक्टिकली मैदान में आ गए, करप्शन के खिलाफ आप लोगों ने फैसलाबाद की रैली भी निकाली। कहा यह जा रहा है कि आपने मुतालबात कुछ पेश किए, चौधरी निसार को हिट किया। चौधरी निसार साहब का बयान है, उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी का करप्शन के खिलाफ बात करने ऐसे जैसे भारत में बीजेपी बात करे कि मुसलमानों के हकूक की। आप इस बयान के बारे में क्या समझते हैं? फिर मैं उसको बेहतर जवाब दे सकूँ। सर मैं तो चौधरी निसार का तो वैनम पीपल्स पार्टी के बारे में वैसे ही क्लियर है ना। इन्हें देखिए, जरा गौर करें, जिनका सबसे बड़ा चोरी पकड़े जाने का इल्ज़ाम इस वक्त अदालत के अंदर प्रोब हो रहा है, वो मुझे कह रहे हैं। जिनका नंदीपुर में डाका पकड़ा गया है, वो मुझे कह रहे हैं। जिनका बड़े वाज़े तौर पे जिस प्रोजेक्ट में प्रोब होने की बात की जाती है उसका रिकॉर्ड जला दिया जाता है, मेट्रो बसों का रिकॉर्ड जल जाता है, मेट्रो ट्रेन का रिकॉर्ड जल जाता है, नंदीपुर का रिकॉर्ड जल जाता है। ये जला देने का पता नहीं कब से पुराना आदत है इनको। सो सवाल ये है कि चौधरी निसार के बाद, चौधरी निसार की बात को मैं कितनी अहमियत दे सकता हूं? उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया ताकि आप बेहतर जवाब दे सकेंगे। उन्होंने कहा कनानियन कालिया ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और घिनौनी मनी लॉन्ड्रिंग थी। उसका रिकॉर्ड उस वक्त आपकी जमाती हुकूमत, उन्होंने कहा उस मौजूदा जो पिछली जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप बेहतर जवाब दे सकेंगे। सवाल ये है कि चौधरी साहब ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अगर उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो कह कैसे रहे हैं? और अगर उनके पास ये बात, इसका सबूत मौजूद है, तो रिकॉर्ड अगर गजाया भी हुआ है तो रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मौजूद होगा, अदालतों के अंदर मौजूद होगा। तो या तो कहे नहीं, कहे तो रिकॉर्ड की बुनियाद पे कहे। तो ये एक मफरूजों पर मबनी ऐसी बातें हैं जो मीडिया को भी अच्छी लगती है क्योंकि पीपल्स पार्टी को गाली पड़ रही होती है।
और चौधरी साहब तो खैर है ही बादशाह आदमी, वो तो वैसे ही ताकतवर आदमी है, कहते रहते हैं। बट सवाल ये है, रिकॉर्ड जल गया तो आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास कहाँ से सबूत आ गया? और सबूत नहीं है तो आप कह क्यों रहे? क्योंकि वो कहते हैं कि हम गिरफ्तार करके लाए थाईलैंड से और उसके बाद जो तफ्तीश शुरू तो की रिकॉर्ड हमने, निकाल लीजिए सारा। उसमें तमाम तर सूरत सामने। देखिए ना, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, कहाँ गया, एफआईए से पूछे, पर्चा दे, जिन लोगों ने उस रिकॉर्ड को तलब किया उनको पकड़ के अंदर करें। अच्छा, तो आपके एक और बात याद रखिए, चौधरी निसार साहब का ये खास स्टाइल है, वो सिर्फ बातें करते हैं। वो वजीर दाखिला हैं, बड़े ताकतवर, बड़े तगड़े वजीर हैं। इसी बातों से जो खुर्शीद शाह के खिलाफ उन्होंने तकरीर की, उसके पे भी जरा कमेंट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह अपने जाती मफादात के लिए देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल, आई हैव नो वेट फॉर इट। मैं तो सिंपल कह रहा हूं ना कि एक बंदा जो इस मुल्क का बड़ा ताकतवर वजीर है, उसके पास वजारत दाखिला है, वो ब्लैकमेलिंग करता है। वो कहता है जी मैं सबका रिकॉर्ड सामने ले आऊंगा, मेरे पास सब कुछ है। तो भाई क्यों नहीं ला रहे हो? किसने कहा, किस इख्तियार, किस कानून के तहत आपके पास ये इख्तियार है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला ब्लैकमेलर है? ब्लैकमेलर बिल्कुल। अगर इस मामले में वो कहें कि मेरे पास कमर जमान तुम्हारे खिलाफ रिकॉर्ड है, खुर्शीद शाह तुम्हारे खिलाफ रिकॉर्ड है, मैं सामने ले आऊंगा, किसी को मुंह नहीं दिखा सकोगे, तो क्या कर रहे हैं? और उसको क्या ना, आप क्या नाम देंगे इसको, आप बता दीजिए। चले, ये मुझे बताइएगा सर कि पनामा का क्या देख रहे हैं? पनामा का ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, पनामा एक सीरियस इशू है, उसमें गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे धंसी हुई है, कोई इसमें बचत का रास्ता नहीं है। अगर मैं माजी को देखता हूं तो मियाँ साहब अपने ऐसे केसेस मैनेज करते रहे हैं और उनमें करने की सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन अदालत भी आज़ाद मनश फैसले कर सकती है, बिल्कुल करेगी, हमें तवक्को करनी चाहिए। हमारा माजी तो मुख्तलिफ है, लेकिन चले, आप हमें तवक्को करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे होगा। अच्छा सर, इसमें लेकिन पनामा इशू के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम जो कानून हमने पेश किया था जॉइंट अपोजिशन का, उस कानून की अदम मौजूदगी में पनामा इशू पे कोई बड़ा फैसला पीपल्स पार्टी के ख्याल में तो नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह करे हमारे दोस्तों की, जो इमरान खान और बाकी दोस्त हैं जमात इस्लामी वाले जो पटिशनर्स हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो और कोई अदालत बड़ा फैसला करे। अच्छा, इस पर एक लेटेस्ट अपडेट भी है कि मोज़ाइक फिनेंस का जो लॉ फर्म थी, वो दोनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि कहा गया कि वो ब्राज़ील में लावा जाटो करप्शन केस में वो मुलविस थे। मुझे नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, तो इसका इम्पैक्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, इसलिए कि जो रेवलेशंस उन्होंने की हैं, जो चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, उन्होंने जो मुजरम हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, स्मगलर्स हैं, फलां, उससे गर्ज नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वो मियाँ साहब ने मान लिया कि हाँ ऐसा है, हमारी जायदादें हैं, कुछ जायदादों से ज़्यादा उन्होंने मान लिया। उन्होंने तो ये भी कहा मेरी दुबई में फैक्ट्री है, जिसका पनामा में इशू नहीं था। उन्होंने तो ये भी कहा, फर्जी खत आ गया कि हमारा तो कारोबार कतर में भी था, जिसका आपको मुझे इल्म नहीं था। उन्होंने तो और बहुत कुछ तस्लीम कर लिया है। अब जब एडमिशन हो गया, एक शख्स तस्लीम ये एडमिशन हो गया, जब ये एडमिशन हो गया तो उसके बाद अगर कोई फर्म जो है वो ब्लैकलिस्ट होती है, उसको लोग पकड़े जाते हैं, उसको मुजरम साबित होती है, तो मैटर नहीं करती। अच्छा, अब ये अच्छी बात नहीं है कि एक शख्स एडमिट कर रहा है कि मेरा कारोबार इस जगह पे मौजूद है। वही जिस तरह आपने कहा कि उन कारोबारों का भी पता नहीं था, इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया, तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो बता रहे हैं ये सारा एडमिट करने के बाद मेरे अजीज बरखुरदार, इसमें ये भी होता है कि अब उनकी अगली जिम्मेदारी भी है। उन्होंने ये भी साबित करना है कि इसके लिए पैसा कहाँ से आया था, और वो मनी ट्रेल जिसका रोज पूछा जाता है, अदालत पूछती है, वो कहते हैं सारा कुछ आपने कहा है, वो मनी ट्रेल नहीं बताया। सर, जो पैसा कहाँ से आया था, पैसा कहाँ से आया था और कैसे वहां ट्रांसफर हुआ, और आपको कितना प्रॉफिट आया, और किस तरह बैंकों के जरिए ट्रांजैक्ट हुआ, वो किस तरह पाकिस्तान से दुबई गया, किस तरह दुबई से कतर गया, किस तरह कतर से सऊदी अरब गया, किस तरह आपके सालाना मुनाफे आते रहे, किस तरह वहां से पनामा गया, किस तरह वहां से लंदन गया, तो उसका कोई पैसा रास्ता हो। ठीक है, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना अरसा कौम को मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि पनामा में क्या सच है, क्या झूठ है? कब तक आपको सियासी, बतौर सियासी कारकुन, क्योंकि पिछले कई अरसे से आप हुकूमत के साथ भी उनसे लेके कब तक इस सवाल का डायरेक्ट जवाब देना शायद मुझ पर कंटेम्प्ट लग जाए, तो मेरा ख्याल है इसका काम अदालत पे है, ये अदालत पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी तज्जिया के तौर पे, क्योंकि रोज बार बातें हो रही हैं, जिस तरफ जाता है वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये अब डिपेंड करता है अदालत पे, तवक्को की जानी चाहिए कि जल्द आ जाए। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा सर कि आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने पिछले दौर में ये किया, आजकल एक डिबेट बहुत ज़्यादा शुरू हुई है नैब पे। नैब काम करती है, चोर को पकड़ती है, किसी भी मुजरिम को पकड़ती है, उसके बाद प्ली बारगेन हो जाता है। पीपल्स पार्टी इस पर कानून साजी क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि आपकी तरफ से भी शोर उठ रहा है। हमने अपने दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत नैब लॉ को, अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस को लार्जर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बनाने का, मौसर अकाउंटेबिलिटी का कानून लाने का फैसला किया। कानून मौजूद है, असम्बली में ले किया, उस वक्त हमारे पास अददी नंबर नहीं था,
और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। पिछले कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर में जलसा था हमारा, उससे एक दिन कबल वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आइए अपोजिशन को मैं दावत देता हूँ कि वो अकाउंटेबिलिटी का एक मुतफ़िका बिल बनाते हैं। बिलावल साहब ने जलसे में खड़े होकर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा मियाँ साहब आपने तो हमारा साथ नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब और बाकी लोग हमारे खिलाफ चल रहे थे, आप नहीं करना चाहते थे हमें, आपने उसको बेहतर समझा होगा, आप कानून लाइए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ये हमारी पब्लिक कमिटमेंट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कानून नहीं ला रही तो सवाल आप मुझ पे कर रहे हैं, हालांकि मैंने कोशिश की और मेरा कानून का ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में मौजूद है। मौजूदा सेशन में भी पीटीआई का ड्राफ्ट मौजूद है इसी सिचुएशन पे। मेरे अजीज, मैं तो कह रहा हूँ मेरा तो पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास क्योंकि अतिथि नंबर नहीं था इसलिए मैं उसको पुश नहीं कर सका। गवर्नमेंट की अगर नीयत दुरुस्त है तो हमने बार बार इन्हें कहा, इससे पहले भी कहा, आज आपके प्रोग्राम में भी कह देता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको देख ले और उस पर अगर बेहतरी करनी है, उसको अगर इंप्रूव करना है तो और भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक मौसर अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए, उस पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए और ये कानून जो है ये किसी के विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल। अच्छा सर, बिलावल साहब ने जो मुतालबात पेश किया उसके बाद एक डेडलाइन दी गई, कहा कि चौधरी निसार मुस्ताफ़ी हो वरना पीपल्स पार्टी की जाने से भी गो नवाज गो के नारे लगेंगे। जी, तो क्या लगता है अब डेडलाइन तो गुजर गई, अब किस तरह? उसके बाद हमने एक रैली की थी, फिर बिलावल साहब को मुल्क से बाहर जाना था और हमने अपना तंजीमी काम भी शुरू किया हुआ है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने अपनी तंजीम तोड़ी हुई है और हम रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में है। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ अब जारी है, जो जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड फेज़ आ जाएगा, तो वो भी प्रोसेस जारी है। और बिलावल साहब को मुल्क से बाहर जाना था, वो भी मुल्क के लिए और मुल्क अपने पार्टी पॉलिटिक्स के लिए भी है, उनकी कमिटमेंट्स थी। वो वापस आ रहे हैं तो हम मार्च में जलसों का फिर सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 10 मार्च को मुल्तान में जलसा है और उसके बाद फिर हमारा फर्दर प्रोसेस होगा। तो सर वो डेडलाइन जो थी, इस्तीफा नहीं दे रहा, अब क्या सड़कों पर ही दमादम मस्जिद अंदर करवाएगी पीपल्स पार्टी? सिर्फ सड़क नहीं होती, सड़कों पे भी फैसले होते हैं। दुनिया में भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, हुकूमतों को मजबूर किया जाता है। लेकिन हम पार्लियामान के अंदर भी उसकी बहस कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वहाँ से सेनेट से कानून पास कराया, इन्हीं दिनों में कराया है और अब कौमी असम्बली में जा रहा है। हम मीडिया के अंदर भी इसके लिए मौसर एक लड़ाई और कोशिश कर रहे हैं। और इससे बढ़ के अब अगला प्रोसेस जो होगा हमारा, वो हम अपोजिशन को भी सारी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हम उनसे भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। सर अपोजिशन आपकी इकट्ठी होती नहीं है, अब मामला आपके तय पाते हैं एंड टाइम में, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि इमरान खान साहब सुबह उठ के कोई और बात कर देते हैं, मामला तय नहीं पाते, तो अपोजिशन इकट्ठी किस तरह चलेगी? क्योंकि दरमियान में हमने ये भी सुना कि इमरान खान और बिलावल साहब एक कंटेनर पे हो सकते हैं, एक तहरीक चला सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नजर नहीं आ रहा। हमारा ये लर्नड एक्सपीरियंस है और अर्नड एक्सपीरियंस है कि अपोजिशन इकट्ठी हो तो ज़्यादा मौसर दबाव डाल सकता है गवर्नमेंट पे। ये बात दुरुस्त है कि खान साहब ने रास्ता अलग कर लिया, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि जितनी अपोजिशन इकट्ठी हो सके उनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बेहतर तरीके से तहरीक चलाई जा सके, खाली नारे ना मारे जाए। कहा यह जाता है कि जरदारी साहब वापस आए और नवाज शरीफ के साथ कुछ ना कुछ मामला तय पाए। जो आपके नाकदीन है वो ये बात करते हैं, तो हिट किस तरह होगा बिलावल साहब जो तहरीक लेके चल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही थी कि आप समेत, खुर्शीद शाह समेत, बिलावल समेत जो चंद लोग हैं, जिसमें एतजाज हसन को भी शामिल करते हैं, वो कि अच्छे लोग थे। बाद में खुर्शीद साहब को उन्होंने साइड पे कर दिया कि आप जो चंद लोग हैं वो एक अच्छी मूव लेके चल रहे थे। पंजाब में आप रिवाइवल करने जा रहे हैं, सिंध में लोगों ने कहा कि आप रिवाइवल करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो थोड़े सेटबैक थे वो वापस आ रहे थे। तो अब जब जरदारी साहब वापस आते हैं और यही बातें दोबारा होती हैं तो पीपल्स पार्टी को, मेरे अजीज, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा कह रहा हूँ, रोज़ कहता हूँ, चौधरी एतजाज हसन साहब रोज़ कहते हैं, नदीम अफजल चंद साहब रोज़ कहते हैं, वही जिनके नाम आप ले रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब रोज़ असम्बलियों के अंदर भी, असम्बलियों के बाहर भी रोज़ गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पूरे ज़ोर से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं। बिलावल साहब बड़े वाज़े तौर पर अपने जलसों में, अपने इंटरव्यूज़ में, हर जगह पे अपने पार्टी कारकुनों से एड्रेस करते हुए भी बड़ा वाज़े लाइन ले रहे हैं। हमारी इन सारी ओपन डिस्कशंस को, ओपन डिबेट को और जलसों के अंदर, रैलीज के अंदर सारी कई बातों को आप कह रहे हैं कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हेर से को कोई किसी ने मुझे कहा, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ का कोई आपस में मुआहदा होगा, ये ख्याल है। लेकिन आप उनकी बात को जो कहता है कि मुझे शक है, एक बंदा कहता है कि मुझे शक है कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ का कोई मुआहदा हो गया है, उसके शक को आप अहमियत दे रहे हैं और मेरी बात को वजन नहीं दे रहे। साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जरदारी साहब की, एक बतौर सियासी कारकुन, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी में कुछ चंद अच्छे नामों में जाने जाते हैं, जो आजकल तमाम लोग, जिसमें अपोजिशन, हुकूमत, तमाम लोग आप लोग की तारीफ करते हैं। जरदारी साहब के वापस आने से जो एक मोमेंटम आपने बनाया था, उसको कोई डैमेज तो नहीं होगा?
पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी में चंद नहीं, पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा नाम वो हैं जो क्रेडिबल है। मैं उनमें से सब आखिरी सफ़ों में आने वाला बंदा हूँ, मैं कोई बेहतर सफ़ों वाला नहीं हूँ। मुझसे बहुत बेहतर किरदार के लोग, मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है। ये वो जमात है जिसके लिए लोगों ने अपनी जानें, अपने ख़ानदान, अपनी नस्लें बर्बाद कर दी हुई हैं, और आज भी वो लोग खड़े हैं, आज भी असूल के ऊपर खड़े हैं और पार्लियामान के अंदर खड़े हैं, बड़े बड़े कद्दावर लोग बैठे हैं। लेकिन ये कहना कि चंद लोग हैं, बड़े थोड़े हैं, ऐसा नहीं है। आए बाकी किसी जमात का हमारे साथ हिसाब करके बैठ जाए। मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी में क्या, आप बाकी जमातों के निकाल के दिखा दें मुझे कि कौन से लोग हैं। मैंने तो कहा ना कि हुकूमत के लोग भी, तमाम लोग बात मैं आजकल ये कर कह रहा रहे हूँ हैं। कि चंद वाला जो लफ्ज है ना, लगता यूँ है कि पीपल्स पार्टी में तो बहुत ही थोड़े हैं, बाकी जमातों में बहुत है, चले हमारे पास ज्यादा है। जरदारी साहब, सो जरदारी साहब के वापस आने से पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथ मिली है। जरदारी साहब इस मुल्क के एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है और वो पहले भी रहनुमाई करते हैं, अब भी रहनुमाई करते हैं। एक बात याद रखिए, जरदारी साहब ने कोई भोलू पहलवान की तरह हमारे बाजू नहीं मरोड़ने होते। वो उतने ही बाख्तियार, उतने ही पावरफुल लंदन में बैठे हों, दुबई में बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हों। कोई मौके पे आके उन्होंने खुद तो नहीं लड़ देंगे लड़ाई ना जी, वो हमें टेलीफोन पे भी कह सकते हैं। उनका टेलीफोन पे कहा हुआ लफ्ज़ भी उतना ही मोतबर है जितना वो यहाँ मीटिंग में बैठे कह सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सवाल खुद अपनी तौर पर कैसे खड़ा है कि वो मुल्क में आ गया तो ये हो गया है, इसका मतलब है कि वो मुल्क में ना हो तो ऐसा नहीं है। तो क्या हम उनसे बाहर हैं? अच्छा कायरा साहब, एक दफ़ा आपने एक बयान दिया कि पीपल्स पार्टी को जो नुकसान पहुंचा वो एक शख्स से नुकसान पहुंचता है, और आपका इशारा उस वक्त किसी और तरफ था, शायद अब मैं कहूँ तो आप बुरा मना जाए, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सवाल दोबारा किया कि जो मोमेंटम आपने गेन किया पंजाब में, आप पिछले इतने अरसे में उस तरह नज़र नहीं आए प्रैक्टिकली। अब आप बिलावल साहब आए, बिलावल साहब ने कॉन्फिडेंस दिया, यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, बिलावल साहब बाहर निकले, सड़कों पर निकले, क्योंकि आपको 2013 के इंतखाबात में रैलीज करने का मौका नहीं मिला। इसी तासुर में सवाल किया था कि जरदारी साहब के आने से जो मोमेंटम बना है वो रुकेगा तो नहीं? देखिए, आपने अपने सवाल में जो मुझे एलिज किया है, उस एलिगेशन का आपको मुझे साथ प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बातें कही मुझे याद तो नहीं रहती। मैं तो रोज़ इंटरव्यूज़ देता हूँ, मैं कौन कौन सा इंटरव्यू याद रखूँ, किस इंटरव्यू में किस चैनल में मैंने कोई बात कही थी, उसका कुछ स्याको सबाक होगा। वो सवाल किसी एक खास एस्पेक्ट में होगा, उसको जनरलाइज टर्म में इस तरह बयान कर देने से। सर सवाल मैंने ही आपसे किया था अपनी प्रोग्राम में, सवाल तब मैं आपको सवाल भी याद करवा देता हूँ। सवाल ये था, बल्कि मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन क्यों हार रही है, तो आपने कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन को वजूहत आपने बयान की उसमें। फिर सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी में नफरत क्यों है लोगों से। आपने कहा लोग पीपल्स पार्टी से नफरत नहीं करते, एक शख्स से नफरत करते हैं। ये आपका एग्जैक्ट जवाब था। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं था। चले आगे चलते इसका हैं। इसका मोमेंटम वाली बात पे आ जाते उसका हैं। सामने मेरे अगर पूरा उसका रिकॉर्डिंग हो तो मैं उसको चलिए सर, उसको मोमेंटम समझ सकता हूं। मोमेंटम वाली बात पे आ पहली जाते हैं बात बिलावल समझिए, साहब की। ये बड़ी अहम बात है। मैं एक जमात का जिम्मेदार हूँ और आप मेरी क़यादत के बारे में मुझसे एक लफ्ज़ मंसूब कर रहे हैं। सर मैं आपको दिखा सकता हूँ ना। नहीं, बरखुरदार मुझे तो उसकी वजाहत करनी होगी ना। प्लीज आपने प्लीज यू हैव ऑल द राइट्स सर, यू हैव ऑल द राइट्स। आपने मुझे बार बार एलिज किया है। नहीं सर, यू हैव ऑल द राइट्स, इसीलिए सवाल किया गुजारिश ये है, किसी और से सवाल नहीं किया। माजरत आपको काट रहा हूँ, किसी और से सवाल नहीं किया, आपसे इसलिए मैं सवाल सिर्फ किया। इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे सामने वो फुटेज नहीं है। मैंने किस बैकग्राउंड में ये बात कही थी, उसका सियाको सबाक क्या था, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने कैसे कहा। दूसरी बात यह है कि अफराद का, यकीनन अफराद के ऊपर से लोग नाराज़ हुए। मेरे वज़ीर आज़मों से, मुझसे, हम वज़ीर थे, जरदारी साहब से, हमसे लोग नाराज़ हुए ना। मैंने ये कहा होगा कि, और मैं आज भी हमेशा कहता हूँ कि लोगों का भुट्टो साहब से और बीबी शहीद से रिश्ता नहीं टूटा। लोग हमसे शख्सी तौर पर नाराज़ हुए, मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने गलत कर दिया होगा। वज़ीर आज़म साहब से अगर कोई गलती हो गई होगी, उनसे नाराज़ हो सकते हैं। जरदारी साहब सदर थे, उनसे गलती होगी, उनसे नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन लोगों का आज के लोग से नाराज़गी हो सकती है। भुट्टो साहब से बीबी से उनके रिश्ते कमज़ोर नहीं हुए, ये मेरा भुट्टोइज्म तो अभी भी बरकरार मौजूद है। तो सर अब जो मोमेंटम बिलावल साहब लेके चले, कराची में भी निकले, क्योंकि पिछले कई अरसे से पीपल्स पार्टी इस तरह स्ट्रीट पावर पे आ नहीं रही थी। लेकिन अब हुकूमत ये कहती है, फिर चौधरी निसार की तरह कि वो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, और जो दीगर स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके बयानों को कोई अहमियत नहीं देता। आपके लिए अहम है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। सिर्फ इतना कह देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस है, बीबी शहीद के वारिस है। उनको कॉपी किया जाता है, वो किसी को कॉपी नहीं करता। ठीक है, रंगा भुट्टो और मुमताज़ भुट्टो का बयान आया। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी सीनियर में, इमरान खान बिलावल साहब से सीनियर है, उम्र में सीनियर है,
अगर किसी सीनियर में कोई अच्छी बात हो तो उसको सीखा जा सकता है, सीखने के अमल में कोई गुनाह भी नहीं है, लेकिन उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, वज़रा के बयान इतने अहम नहीं है कि मैं इसके ऊपर सर आपका ख्याल जरूर है, अपने मुखालफ को जरा। चलिए ये बताएं कि एमक्यूएम के बारे में क्या कहते हैं। एमक्यूएम कराची में उस तरह सरगर्म हुई क्योंकि मुख्तलिफ बयान आपके लोगों के भी सामने आते हैं। अब एमक्यूएम को किस तरह देख रहे हैं कराची में? एमक्यूएम कराची की एक बड़ी हकीकत है, बड़ी ताकत थी। अब वो 2-3 ग्रुप्स में तकसीम है, और अगर वो इसी सूरत में इलेक्शन में जाती है तो यकीनन एक कॉमन सेंस की बात है, उनको नुकसान होगा। और अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक कुव्वत के तौर पे होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ की एक बड़ी कुव्वत है, उसको मार्जिनलाइज किया गया था, उसको बिल्कुल पुश बैक किया गया था। और पीपल्स पार्टी ने इस अमल में हमने अपनी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन किया है। कराची के अंदर हमारे राब्ते बिलावल साहब ने भी शुरू किए हैं, रैलीज भी की हैं, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कराची के अंदर हम पीएसपी और नून लीग के बड़े लोग शामिल होने वाले हैं पीपल्स पार्टी में। कितनी सदाकत है इसमें? जिसने कहा उससे पूछिए, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। कोई इल्म में ऐसी अभी तक मैं तो पंजाब को डील कर रहा हूँ सर, लेकिन कारकुन पता तो लगता है ना मामलात। मेरे अजीज, सवाल ये है कि आप पंजाब के पीपल्स पार्टी का सवाल पूछे। चले पंजाब की बात कर लेते हैं सर, किसी ने अगर कहा तो मैं कैसे पंजाब की बात कर लेते हैं। आपने 2013 के इलेक्शन में कहा कि जुनूबी जो कह रहे हैं, एक बात तो ये है कि बहुत सारे लोग उनको शामिल हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सिंध के अंदरूनी पार्टी, ठीक है, आप पंजाब की बात कर लेते हैं। आपने 2013 में जुनूबी पंजाब का नारा लगाया, वो नारा खत्म हो गया सर। अब दोबारा क्या इस इलेक्शन की कैंपेन में वो नारा दोबारा उठेगा? वो नारा नहीं खत्म हुआ, वो हमने नारा नहीं लगाया था, वो जुनूबी पंजाब के लोगों की डिमांड है और जायज़ डिमांड है। और हमारे पास वो अददी नंबर नहीं था, हमने सिर्फ नारा नहीं लगाया था, हमने उसके लिए रेजोल्यूशन भी किए थे। हम वो कानून साजी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वो अददी नंबर नहीं था कि हम कानून बना पाते। लिहाजा हमने जुनूबी पंजाब के लोगों के इस मुतालबे को रिस्पॉन्ड करते हुए पॉलिटिकली अपनी जमात की 2 तंजीमें बना दी। आज सेंट्रल पंजाब और जुनूबी पंजाब 2 अलग अलग तंजीमें हैं हमारी। सो हमने पॉलिटिकली उनके मुतालबे को रिस्पॉन्ड किया है, उनके मुतालबे को एग्री किया है। उसके साथ इस मरतबा भी मुतालबा आप लेके चलेंगे साथ? मैं कह नहीं पा रहा शायद ना कभी बाकी इदारों को, तो ये तो फैशन स्टाइल है कि अपने मुखालिफ जो भी उठ रहा हो उसको दबा दो। और अगर इनके बड़े जो हैं ऊपर टॉप पे बैठे हुए इनके वज़रा जो है यही लहजे इख्तियार करेंगे तो नीचे इनके एमपी भी यही कुछ करेंगे। उसी का शाखसाना वो है कि वो एक जायज़ डिक्लेयर्ड पहले से तयशुदा अपना एहतजाजी अमल, और वो भी पुलिस के ख़िलाफ़, पुलिस के नाजायज़ जो पर्चे दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों पे, उनके खिलाफ वो एहतजाज करने जा रहे थे। उनके ऊपर आके लोगों ने हल्ला बोल दिया, फायरिंग की, बंदा शहीद कर दिया, उनको उठा के ले गए। वो तो अगर वो बंदा अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। लेकिन वो अगर हादसा ना हुआ होता तो शायद शौकत बसरा आज इस हालत में हमें मिलते नहीं। ये तो बहुत शदीद इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। सर जिस पे इल्ज़ाम लगा, जो मुलजिम करार दिया गया शौकत बसरा साहब की तरफ से, जो नॉमिनेट हुआ हाजी यासीन, उसने प्री अरेस्ट बेल के लिए रुजू किया। खैर उसका हक है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं, सऊदी अरब में मौजूद था। मुझे इसकी हकीकत का पता नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन वाले बताएंगे। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सियासी इख्तलाफात और सियासत के अंदर सर ये एक चीज़, अब आप क्योंकि सियासी कारकुन है, कब वो दिन आएगा जब गलत को तमाम लोग गलत कहेंगे? दुनिया में कहीं ऐसा है कि तमाम लोग गलत को गलत कह रहे हो? सर उम्मीद तो की जा सकती है। दुनिया में कभी ऐसा कोई वक्त आया आज तक तारीख़ आलम में कि सब लोगों ने एक गलती को गलती कहा हो? हाँ, मेजॉरिटी में मुआशरे गलती को गलती कहे। नहीं सर, जब मामलात इस हद तक चले जाएंगे, एक दूसरे पे फायरिंग की जाए, एक दूसरे पे हमले किए जाए, क्योंकि तमाम लोग की जानें तो उतनी कीमती है ना, चाहे नवाज शरीफ की हो चाहे आम एक दूसरे का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। हमने फायरिंग नहीं की, बसरा साहब ने फायरिंग नहीं की, उन पे फायरिंग हुई है। नहीं, मैं आप एक दूसरे को कह के हम दोनों को एक कैटेगरी में ला रहे हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सियासी वर्कर हैं, बतौर सियासी आपका तज्जिया ले रहा हूँ। क्योंकि जब ऐसे वाकयात होते हैं तो जनरली क्यों लोग हम इस तरफ क्यों नहीं चले जाते कि हम लोग एडमिट करें? इसको और तरह ड्राफ्ट करें सवाल को। एग्रेसर की बात और रखें, जिस पे एग्रेशन हुआ है उसकी बात और रखें। अगर आप दोनों को क्लब करें कि क्यों हम एक दूसरे पे फायरिंग कर देते हैं, क्यों हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह बयान देते हैं, भाई मैंने बयान नहीं दिया, मेरे खिलाफ दिया जा रहा है, मैंने फायर नहीं किया, मुझ पर फायर हो रहा है, और आप दोनों को क्लब करके एक जगह एक कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। इस तरह नहीं। सवाल यह है, यकीनन हमारे माशरे में बहुत कमज़ोरियाँ हैं, हम अखलाकी तौर पे बहुत कमज़ोर लोग हैं, मुआशरा बड़ा कमज़ोर है। हम बुरे को बुरा नहीं कहते, हम आज भी बिरादरियों पे, धड़ों पे, बदमाशों को वोट देते हैं, गुंडों को जानते हैं, कब्ज़ा ग्रुपों को जानते हैं लोग, उनको भी वोट देते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल एक समाजी अखलाकी हैसियत भी है,
हमें इसको भी देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ सियासी जमातों का, मीडिया का, आपका, मेरा, हम सबका काम है कि हम अपने किरदार भी दुरुस्त करें और लोगों को भी बेहतरी की तरगीब दें। और लोगों को भी ये देखने की ज़रूरत है कि भाई आप भी तो कुछ उठो, आप भी तो गलत को गलत कहो, आप भी तो इन बरादरियों, धड़ों, खंभों, गलियों, नालियों, पाइपों, इन पे से बाहर निकल के, मफादात से बाहर निकल के बुरे को बुरा कहो, कम से कम उसके खिलाफ वोट तो कास्ट करो। आप भी गलत बंदे को, क्या पाकिस्तान के लोगों को, यानी मुझे लाहौर के रहने वाले तो शायद ना जानते हो तफसील से, कराची वाले मुझे ना जानते हो, पेशावर वाले मुझे ना जानते हो पूरी तरह, लेकिन मेरे इलाके के लोग, मेरे शहर के लोग, जहाँ मैं पला बड़ा, मेरी औलाद, मेरे वालिदैन, वही सब कुछ है, वो तो सब जानते हैं ना मैं क्या था, मैं क्या हूँ। आज मेरे पास अगर रिसोर्सेज आ गए हैं, मेरा किरदार क्या है, मेरा बचपन क्या था, मेरे ख़ानदान क्या था, मेरे भाइयों का क्या किरदार है, अगर वो किरदार बुरा है, अगर वो गंदा है, ख़राब है, कब्जा ग्रुप है, बदमाश है, जो भी है, और मैं अपने वसाइल से बियॉन्ड रह रहा हूँ, तो लोगों को तो पता है ना, फिर मुझे वोट क्यों देते? तो इस तरह क्या लोगों को पता नहीं है? बेशुमार लोग हमारी सियासत के अंदर वो हैं जो इंतहाई बुरी शोहरत के हामिल हैं, इंतहाई गलत हैं, बदमाश हैं, कातिल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो फिर भी जीत के क्या इस हुकूमत के वज़रा ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाए? बिल्कुल लगाए कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। तो ये तो लोगों को भी देखने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें रियासती इदारों को भी देखने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन वक्त का, मैं इंतखाबी इस्लाहात, क्योंकि अगला इलेक्शन आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करिए पीपल्स पार्टी इस मामले में? इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात का अमल जारी है और पार्लियामान ने कमेटी बनाई हुई है जिसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी है, उसमें दोनों ऐवानों की। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्लियामानी कमेटी के भी मेंबर्स उसमें डाले हुए हैं और हमारे बाकी कमेटी ने भी, पार्टी ने भी उनको अपनी आरा दी हैं। हमें तवक्को है कि ये कमेटी जो है ये जल्द अपना काम मुकम्मल करेगी और इसकी जो इस्लाहात प्रपोज होंगी उसकी रोशनी में अगले जो सर पीटीआई के शफकत महमूद साहब तो ऐलान कहते हैं, वो मेंबर है उसके, वो कह रहे हैं वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। तो आप समझते हैं कि वहाँ काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उनकी शायद सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ना हो रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है और मुझे वो बिल अब आएगा, उनकी फाइनल रिकमेंडेशन है, वो तो इनसाइडर हैं, मैं कोई इनसाइडर नहीं, मैं कमेटी में बैठता नहीं हूँ, अभी उसकी सिफारिशात आएंगी तो देखेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इल्ज़ामात पिछले इलेक्शन में लगे इसमें वो नहीं होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, शफाफ इंतखाब के लिए, शफाफ इंतखाबी अमल के लिए, इलेक्शन कमीशन की एम्पावरमेंट और बाकी जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर अवाम की राय सही मानों में नहीं ली जा सकती। हुकूमत की नीयत लग रही है कि वो शफाफ इंतखाबात करवा पाएंगे? लेट्स सी। चले, बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कारिया साहब। नाज़रीन, पंजाब के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। सख्त सवाल, सख्त जवाब आज के प्रोग्राम वक्त स्पेशल सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।